नमस्कार, मैं रोहित सरदाना आपका स्वागत करता हूं। आप आज तक पर जनता के समर्थन की खबरों पर आवाज उठाने वाला शो दस्तक देख रहे हैं, जहां आज दस्तक की शुरुआत कोरोना के कारण देश की राजधानी में शुरू हो चुके नाइट कर्फ्यू की खबर के साथ कर रहे हैं। रात के 10 बज रहे हैं और अब दिल्ली में नाइट कर्फ्यू शुरू हो चुका है। दिल्ली में यह नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा, 30 अप्रैल तक, यानी कि इस पूरे महीने रोज दिल्ली में रात 10 बजे नाइट कर्फ्यू लग जाएगा। इस नाइट कर्फ्यू में जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को छूट दी गई है। बाकी नाइट कर्फ्यू का पालन न करने वाले लोगों पर बीडीएमए एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। आप तस्वीरें जो देख रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं कि सिविल डिफेंस और पुलिस के लोग बाकायदा इस बात को लेकर जानकारी दे रहे हैं कि 10 बजे से नाइट कर्फ्यू शुरू हो रहा है। प्रशासन की ओर से सख्त कड़ी कार्रवाई करी जाएगी। आप लोगों को बार बार हिदायत दी जाती है, नई दिल्ली प्रशासन की ओर से जो भी 10 बजे से सुबह 5 बजे दुकान खुली मिल गई उसके ऊपर सख्त कड़ी कार्रवाई की जाती है। 10 बजे सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। जो भी दुकान खुली मिल गई उसके ऊपर नई दिल्ली प्रशासन की ओर से सख्त कड़ी कार्रवाई करी जाएगी। आप लोगों को बार बार हिदायत दी जाती है, नई दिल्ली प्रशासन की ओर से जो भी 10 बजे से सुबह 5 बजे दुकान खुली मिल गई उसके ऊपर सख्त कड़ी कार्रवाई की जाती है। 10 बजे सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया। तो दिल्ली में नाइट कर्फ्यू शुरू हो चुका है। आपने सुना, सिविल डिफेंस के लोग जानकारी दे रहे हैं, लोगों को ये बता रहे हैं कि रात 10 से सुबह 5 बजे के बीच कोई भी दुकान खुली नहीं रहनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। श्वेता सिंह हमारी सहयोगी इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। श्वेता, नाइट कर्फ्यू की शुरुआत रात 10 बजे से है, क्या तैयारियां उसको लेकर हैं और लोगों को इस समय किस तरीके की परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है दिल्ली में? जी देखिए, ये दिल्ली पुलिस की गाड़ी हम आपको दिखा देते हैं रोहित, जो लगातार ये घोषणा कर रहे हैं। सूचित किया जाता है, दिल्ली में कोरोना के बढ़ते केसों के मद्देनजर आज रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। आप सभी से अनुरोध है कि आप टाइमली अपने अपने घरों में चले जाएं, अन्यथा आप लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। तो जिस तरीके से देख रहे हैं आप रोहित, ये घोषणा यहाँ पर की जा रही है। यहाँ पर जो आपको आम लोग दिख जाएंगे वो दरअसल सिर्फ मीडिया कर्मी हैं। अब आपको जो कनॉट प्लेस की सड़कें हैं, जो इस समय में काफी हलचल यहाँ पर रहा करती थी, लेकिन आज वो हलचल नहीं है, चूंकि ये मेट्रो स्टेशन होने के बावजूद देखिए कोई भी आपको यहाँ पर नजर नहीं आएगा। कुछ लोग थे, कुछ लोग जो बाहर थे, उन सबको समझाकर भेज दिया गया है। यहाँ आगे देखिए अगर आप, तो यहाँ पर आपको दिल्ली पुलिस के जवान दिखेंगे और साथ में आपको सिविल डिफेंस के जवान दिखेंगे। कुछ ऐसे ऑटोज हैं जो अब खाली हैं और वो यहाँ से लौट रहे हैं, वरना यहाँ पर लंबी कतारें लगा करती थी ऑटोज की भी। तो दुकानें तो पहले से बंद ही है ही, और साथ में जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की गाड़ी है वो लगातार ये घोषणा करते हुए धीरे धीरे न सिर्फ कनॉट प्लेस बल्कि आगे के पूरे इलाकों तक बढ़ रही है। ये सारी घोषणाएं करते हुए दिल्ली पुलिस की गाड़ियां अलग अलग इलाकों में, और खासकर जो पुरानी दिल्ली के इलाके हैं वहां बताया जा रहा है हमें रोहित कि वहां पर इस तरह की घोषणाएं हो रही हैं, क्योंकि अब 10 बजे से लेकर 5 बजे तक ई पास जब तक आपके पास नहीं होगा, अगर आप एसेंशियल सर्विसेज के भी हैं, यानी मीडिया से भी जुड़े हुए जो लोग हैं, उन सबको ऑनलाइन अप्लाई करके ई पास लेना है और उसके बाद ही वो 10 बजे के बाद बाहर रह सकते हैं। हम लोग जैसे कवरेज के लिए, या फिर जो डॉक्टर्स हो गए, या फिर और ऐसे लोग हो गए जो उस एसेंशियल सर्विसेज में शामिल हैं। लेकिन दिल्ली की सड़कें देखिए, ये मार्केट वाले इलाके जो इस समय पूरी तरीके से आपको खाली दिखेंगी, ऑटोज भी खाली बिना सवारी के जा रहे हैं, और जो भी गुजर रहा है यहाँ पर वो अपने पास के साथ वो सारे लोग गुजर रहे हैं। रोहित जी, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। श्वेता बता रही है किस तरीके से नाइट कर्फ्यू की शुरुआत हुई है, और नाइट कर्फ्यू की शुरुआत का सीधा सीधा असर इस वक्त दिल्ली की सड़कों पर देखा जा सकता है। पुलिस कर्मी इस समय लगातार घोषणा कर रहे हैं कि नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी। बड़े कुछ सीधे सीधे सवाल जवाब हैं जो आपके मन में आ रहे होंगे। क्या दिल्ली मेट्रो में 10 बजे के बाद जा पाएंगे? अगर आप जरूरी सेवा से जुड़े होंगे
तभी जा पाएंगे। आपके पास उससे जुड़े दस्तावेज और ई पास होना चाहिए। रेलवे स्टेशन से अगर आप रात 10 बजे के बाद घर आना चाहते हैं तो कैसे आएंगे? रेल टिकट दिखाकर आप रात 10 बजे के बाद भी ऑटो या टैक्सी के जरिए अपने घर लौट सकेंगे। बस, ऑटो, टैक्सी क्या रात में नहीं चलेंगी? चलेंगी, लेकिन उन्हें इजाजत मिलेगी जिन्हें छूट है। यानी कि बहुत सी सड़कों पर टैक्सियां, बसें, गाड़ियां आपको नहीं दिखेंगी। जिन्हें इजाजत होगी केवल वही दिखेंगे। अस्पताल जाना हो तो रात में कैसे जाएंगे? गर्भवती महिलाओं और मरीजों को रात में अस्पताल जाने, मेडिकल सुविधाओं की तरफ जाने की छूट दी गई है। नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे शुरू होगा और सुबह 5 बजे तक यह नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। वेबसाइट के जरिए लॉगिन करके इससे जुड़ा ई पास हासिल किया जा सकता है और यह व्यवस्था पिछले साल भी थी दिल्ली में। हालांकि स्वास्थ्य, आपदा, पुलिस और फायर सर्विस के कर्मचारियों को दिल्ली में नाइट कर्फ्यू में छूट दी गई है। लेकिन जैसे पिछले साल कोरोना के समय लॉकडाउन हुआ और तब दिल्ली सरकार ने वेबसाइट पर लॉगिन करके वहां से ई पास लेकर आने जाने के लिए कुछ लोगों को छूट देने की व्यवस्था की थी, उसी तरीके से इस बार भी ई पास लेकर लोग निकल सकेंगे। श्वेता, क्या करना होगा जिन लोगों को जाना है? खासतौर पर आपको ही अगर वापस जाना है, आपको भी ई पास चाहिए होगा। जी, ई पास चाहिए होगा। वैसे तो आईडी कार्ड देखकर, क्योंकि पहला दिन है उस वजह से छोड़ रहे हैं अभी जो पुलिस और खासकर जो सिविल डिफेंस के है। और 1 साल का अनुभव, जैसे कि हम रोहित कह रहे हैं कि अनुभव हो जाता है सबको कि कैसे क्या करना है। पिछले साल तो सुरक्षा कर्मियों को भी नहीं मालूम था कि आखिर किस तरह के दस्तावेज देखकर छोड़ने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें मान लीजिए जानकारी नहीं मिल पाई, वो अपने घरों से निकल गए, अब क्या करें। तो आज जो पहला दिन है वो थोड़ी सी रियायत जरूर रहती है, लेकिन 30 तारीख तक की बात है, तो इसीलिए लोग समझ लें। और इसीलिए सड़कों पर अनाउंसमेंट, यानी कि पहले तो जो निर्णय लिया गया और उसके बाद जो सर्कुलर आया वो तो आज आया, इसलिए हो सकता है बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा हो। अब 10 बजे के बाद कितने लोगों को काम होता है? ऐसे ही लोगों को काम होता है जो एसेंशियल सर्विसेज में अधिकतर रहते हैं। शॉपिंग के लिए जिनको निकलना था, जाहिर है उन्हें पता चल गया कि दुकानें बंद हैं, वो बाहर निकल नहीं सकते, और इसीलिए बाजारों वाले इलाकों में आप उस तरह से सन्नाटा देख लेंगे। लेकिन हाँ, ऐसे भी लोग हैं जिन्हें नहीं मालूम था और जो निकल रहे थे, तो उन्हें समझा बुझाकर आज भेजा जा रहा था। यानी पहले दिन बहुत ज्यादा पेनल्टी नहीं देखने के लिए मिलेगी, लेकिन कल से कड़ाई और ज्यादा होती जाएगी। तो इसीलिए सीधे तौर पर आप जो दिल्ली सरकार की तरफ से जो जारी किया गया है, दिल्ली में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर जाकर इस पास को हासिल कर सकते हैं। जो ई पास है ऑनलाइन ही मिल जाता है और ऑनलाइन उसे लेकर आप कभी भी इस तरह की बैरिकेडिंग होती है जहां पर जो भी गाड़ियां गुजर रही हैं वहां पर रोककर एक बार पूछकर उसके बाद ही जाने दिया जा रहा है कि रात में घूमने फिरने कोई ना निकल जाए, क्योंकि घूमने फिरने वाली जो जनता है उसे रोकने का प्रयास किया जा रहा है। और पूरे में जो पुलिस की गश्त है वो अलग अलग गाड़ियों में आप एक एक करके देख सकते हैं। हमने यहाँ पर यह भी देखा था कि जब बहुत ज्यादा कड़ाई की बारी आई थी तो उस समय बाइक्स पर भी पुलिस वाले इस तरीके से निकलते थे कि कहीं पर किसी इलाके में लोगों का जमावड़ा न हो जाए। तो आज पहला दिन होने के नाते आज सिर्फ समझाने बुझाने का प्रयास है, क्योंकि 30 तारीख तक की मियाद तो है, लेकिन एक चिंता ये हो जाती है कि कहीं उसके आगे भी जरूरत न पड़ जाए। लोग अगर एहतियात बरतेंगे तो शायद जरूरत न पड़े उसके आगे। बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता फिलहाल ये जानकारी देने के लिए। लेकिन ये स्थिति क्यों आई है, क्यों ऐसी नौबत आ गई? तो कोरोना इंडिया डैशबोर्ड लगातार हम आपको दिखाते रहे, आज एक बार फिर इसकी जरूरत पड़ी है। ये कोविड-19 का ट्रैकर है, पूरी दुनिया के हालात और साथ में देश के हालात पर हमारा ये ट्रैकर लगातार नजर रखता है। इंडिया के दैनिक आंकड़ों पर अगर आप नजर डालें तो अब तक देश में 1.25 करोड़ से ज्यादा कंफर्म केस हो चुके हैं। लेकिन रात की बात यह कि 1,16,82,136 लोग ठीक हुए हैं। 1,65,101 लोगों ने अपनी जान अब तक भारत में कोरोना से गंवाई है। चिंता की बात यह है, दिल्ली के नए केस, यह आंकड़ा केवल हॉटस्पॉट्स का आंकड़ा है। मार्च 29 से लेके 6 अप्रैल यानी कि आज सुबह तक का आंकड़ा हम आपके सामने रख रहे हैं। रोज किस तरीके से ये कोरोना के केस देश में बढ़ते जा रहे हैं, ये ट्रैकर आपको बता रहा है। ये केवल हॉटस्पॉट इलाके हैं, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली और मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर 74,461 केस 6 अप्रैल यानी कि आज दिन तक आए हैं। शाम के बाद का आंकड़ा इसमें जुड़ा हुआ नहीं है। पिछले 24 घंटे की स्थिति आप अगर देखें, यानी कि आज दोपहर से पिछले 24 घंटे तक की स्थिति, तो महाराष्ट्र में 47,288 सबसे ज्यादा केस आए थे। दिल्ली को चिंता क्यों करनी पड़ी? क्योंकि आज दिल्ली में 5100 से ज्यादा केस आ चुके हैं
और कल भी 3,500 केस दिल्ली में आए थे। उत्तर प्रदेश में आज 6,000 केस है, कल 4,000 के आसपास आंकड़ा था उत्तर प्रदेश में केसेस का। तो यह कुल मिलाकर स्थिति है कोरोना की, जिसकी वजह से दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगाना पड़ा रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक। अगर आपको कोई जरूरी काम नहीं है बहुत, तो आप अपने घर से ना निकलें, क्योंकि बाहर निकलने पर आप पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। सुशांत मेरा हमारे सहयोगी इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं, वहां से रिपोर्ट दिखा रहे हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ने के साथ ही दिल्ली सरकार की जो टीम है वो एक्शन में आ गई है। खुद एसडीएम नई दिल्ली है जो कि कनॉट प्लेस के अंदर मौजूद है, जो पूरा इलाके का जायजा ले रहे हैं। सर, क्या कुछ अभी तक जो है लॉकडाउन की संभावना तो दूर दूर तक नहीं है, लेकिन जिस तरीके से नाइट कर्फ्यू लगाया है, किस तरीके से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है? अभी तो हम लोग अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, लोगों को अवेयर करवा रहे हैं कि आज से नाइट कर्फ्यू है और इस चीज को उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। जितनी भी शॉप्स हैं वो क्लोज रहेंगी और नॉन एसेंशियल सर्विसेज की वजह से कोई भी यहाँ पे रोड पे कोई घूमता हुआ नहीं पाया जाना चाहिए। अगर कोई भी शख्स यहाँ पे रोम अराउंड करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई करी जाएगी। 10 बजे तक हम लोग अवेयरनेस का फंक्शन कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं। उसके बाद अगर फिर भी वायलेशन होता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करी जाएगी। सर, नाइट कर्फ्यू का मेन मकसद क्या है? क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए मामले दिन में भी जो है वो बढ़ रहे हैं, लेकिन नाइट से क्या फायदा मिलने वाला है? देखिए, कुछ भी स्टेप होता है वो हमेशा स्टेप वाइज फेज में होता है। स्टार्टिंग में हम छोटा स्टेप लेते हैं, उसके बाद जो होता है स्ट्रिंजेंट स्टेप लेना होता है। तो जितनी भी गैदरिंग होती है, चाहे पब्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, नाइट के टाइम ज्यादा होती है, चाहे फैमिली फंक्शंस हो गई, गैदरिंग होगी, वो सब भी नाइट के टाइम होती है। तो उस चीज को स्टार्टिंग में रोका गया है। अगर आगे फ्यूचर में कुछ और ज्यादा केसेस बढ़ते हैं तो और ज्यादा डे टाइम में भी कुछ एक्शन लिया जा सकता है। तो ये दिल्ली की स्थिति आपने देखी। साथ ही गुजरात में भी सभी 8 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, गोधरा, दाहोद, भरूच, अमरेली जैसे 20 शहरों में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए कर्फ्यू रहेगा। इस पर आगे भी आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल रुक कर रहे हैं आज की दूसरी दस्तक का। पहले बैलेट पेपर से मतदान होता था, मतपत्रों की लूट हो जाती थी, बैलेट बॉक्स में स्याही फेंककर वोट बर्बाद कर दिए जाते थे, बूथ कैप्चरिंग होती थी। फिर देश में निष्पक्ष चुनाव के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आई। 2009 से ईवीएम को हैक करके चुनाव जीतने के आरोप आज तक कई दलों के नेताओं ने लगाए, लेकिन कभी ईवीएम हैक करके कोई दिखा नहीं सका। अभी 5 राज्यों के चुनाव के दौरान फिर ईवीएम सुर्खियों में है, क्योंकि जो ईवीएम चुनाव से पहले और चुनाव के बाद सुरक्षित हाथों में दिखनी चाहिए, वो बीजेपी नेता की कार के बाद अब की बार टीएमसी नेता के घर में बरामद की गई। गधे पर ईवीएम, गधे पर ही वीवीपैट मशीन। गधे की पीठ पर ईवीएम जाने की इन तस्वीरों को देखकर चौंकिए मत। चुनाव में भरोसे का सबसे बड़ा उपकरण वोटिंग मशीन गधे की पीठ पर तो है, तो चुनावी प्रक्रिया को खतरा नहीं, बल्कि चुनावी व्यवस्था को मजबूत करने वाले ये वो गधे हैं जो तमिलनाडु के दिंडीगुल जिले के नाथम इलाके में उस मतदान केंद्र तक चुनाव कराने के लिए ईवीएम ले जा रहे हैं जहां कोई गाड़ी नहीं पहुंच सकती। चिंता की बात तो यह है कि असम में दूसरे चरण के चुनाव के बाद अगर ईवीएम बीजेपी नेता की कार में मिली थी, तो अब बंगाल में तीसरे चरण के चुनाव से ऐन पहले ईवीएम टीएमसी नेता के घर से मिलती है। असम में दूसरे चरण के वोटिंग के बाद ईवीएम निजी कार से ले जाई जाती जनता ने पकड़ी थी, तो तीसरे चरण के मतदान से चंद घंटे पहले जनता ने ईवीएम टीएमसी नेता के शौचालय के बाहर से पकड़ी। तो हुआ ये कि जिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की इज्जत के साथ चुनावी लोकतंत्र में लाखों करोड़ों वोटर भरोसा करते हैं, वो सब कुछ दांव पर लगा है। क्योंकि आपकी टीवी स्क्रीन पर ईवीएम और उससे जुड़े कुल 6 उपकरण जो दिखते हैं, वो चुनाव आयोग का कोई स्ट्रांग रूम नहीं, बल्कि पश्चिम बंगाल के हावड़ा में टीएमसी नेता गौतम घोष का घर है। और नेताजी के घर में पहुंची ईवीएम के ऊपर चुनाव आयोग से जुड़ी सील लगी है, जिसके कागज पर लिखा है कि ये 6 अप्रैल के चुनाव से संबंधित मशीन है, क्योंकि यहाँ मतदान की तारीख 6 अप्रैल दर्ज है। कैमरा और घूमता है तो दिखता है कि हावड़ा में टीएमसी नेता के घर के शौचालय के पास 4 वीवीपैट मशीन रखी है। वीवीपैट मशीन यानी वो मशीन जिसमें ईवीएम पर वोट करने के बाद पर्ची निकलती है। बंगाल में तीसरे चरण में 31 सीटों पर वोटिंग से करीब 10 घंटे पहले 5 अप्रैल की रात टीएमसी नेता के घर इन्हीं ईवीएम को देखकर भारी भीड़ जुट गई थी। लोगों ने यहाँ पर उस चुनाव अधिकारी को घेर कर बैठा लिया, जो दावा है कि ईवीएम लेकर टीएमसी नेता के घर पहुंचा।
और तभी गेट से पुलिस सुरक्षा बल के जवान आए, भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया। जो जनता टीएमसी नेता के घर में ईवीएम मिलने से गुस्सा थी, लाठी खाते हुए भागने लगी। नियम कहता है चुनाव से पहले और बाद में स्ट्रांग रूम से ईवीएम सुरक्षा बलों की निगरानी में ही आएगी और जाएगी। नियम कहता है कि जीपीएस ट्रैकिंग वाली गाड़ी से ही ईवीएम को कहीं ले जाया जाना चाहिए। नियम कहता है कि कोई पोलिंग टीम ईवीएम लेकर किसी निजी गाड़ी या निजी घर में नहीं जा सकती। तो फिर टीएमसी नेता के घर ईवीएम कैसे पहुंची? हम इस वक्त गौतम घोष के घर के बाहर है, जो है तृणमूल कांग्रेस के नेता, जिनके घर में एक ईवीएम मशीन पाया गया था। और यहाँ पे जो जाना जा रहा है कि ये ईवीएम मशीन एक गाड़ी से आया था और गाड़ी पे लिखा था ऑन इलेक्शन ड्यूटी। इस गाड़ी को देखिए, यही वो वैन है जिसमें सोमवार रात सेक्टर अधिकारी ईवीएम लेकर टीएमसी नेता गौतम घोष के घर तक पहुंच गए। यहाँ पर मिले चश्मदीद संवाददाता प्रेमा राजाराम को क्या बताते हैं, अब सुनिएगा। ये गाड़िया यहाँ पे खरवा, और जब खरवा यहाँ पे मशीन लेकर ये सब लोग ये रास्ते से, ये सुनिए पीछे वाला गेट है, वो मेन रास्ता है, ये पीछे वाला गेट है, यहाँ से लेकर यह लेकर गया, ये लेकर अंदर गया, मैंने वीवीपैट ये सब अंदर लेकर गया। ये रात को घटी थी ये घटना? रात को आप कह रहे थे कि कि रात को ये ईवीएम मशीन को इस गाड़ी से यहाँ पे लेके आए थे। यहाँ रखा था, यहाँ से फिर 12 बजे तक, हाँ यहाँ पे कहीं अंदर रखा था। इस मामले की जांच में चुनाव आयोग का कहना है कि उलबेरिया उत्तर विधानसभा में सेक्टर ऑफिसर तपन सरकार ईवीएम लेकर अपने रिश्तेदार के घर चला गया था। सेक्टर अधिकारी और उसके साथ के पुलिसकर्मी को अब सस्पेंड कर दिया गया। चुनाव आयोग का दावा है कि टीएमसी नेता के घर में मिली ईवीएम रिजर्व कैटेगरी की थी। इन 4 ईवीएम और वीवीपैट को अब चुनाव प्रक्रिया से अलग कर दिया गया। हमारी मांग है कि इलेक्शन कमीशन खुद डिटेल में इसकी जांच करे और आवश्यक कड़ी कार्रवाई करे, क्योंकि ये साधारण अपराध नहीं है। ये चुनाव प्रक्रिया के साथ एक तरह से धांधली का व्यवहार है और इसलिए इसके अलग जांच होनी चाहिए। सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ चुनाव आयोग को बार बार ये शिकायत हम दर्ज कराते आए हैं कि बंगाल में जो चुनाव होते हैं, इस चुनाव में जो प्रशासन होते हैं, यहाँ का जो शासन होते हैं, वो सरासर सत्तारूढ़ पार्टी की पक्ष रखते हुए चुनाव कराते हैं। बीजेपी नेता की कार में ईवीएम मिले, किसी की निजी कार में ईवीएम मिले, टीएमसी नेता के घर में ईवीएम मिले। इन लापरवाहियों के बाद सियासत को तो आरोप खेलने में मजा आ जाता है। भरोसा दांव पर जनता का लगता है, जिसे ये यकीन है कि ईवीएम में जिसके नाम का बटन दबा दो वोट उसी को जाता है। और अगर वही ईवीएम नेताओं की कार से लेकर घर और टॉयलेट के बाहर पाई जाएंगी तो ईवीएम की इज्जत और जनता का भरोसा दोनों डगमगा जाएगा। हावड़ा से प्रेमा राजाराम और दिल्ली से ऐश्वर्या पालीवाल के साथ आज तक ब्यूरो। वोटर के भरोसे को डगमगाने वाले ये मामले सिर्फ ईवीएम से जुड़े नहीं आ रहे, बल्कि पोलिंग बूथ पर ही तय वोटर से ज्यादा मतदान होने की कहानी भी सामने आई है। असम के हाफलॉन्ग पोलिंग बूथ पर 1 अप्रैल को हुई दूसरे फेज की वोटिंग में गड़बड़ी का चौंकाने वाला मामला कल ही सामने आया था, जहां बूथ पर कुल 90 वोटर रजिस्टर्ड थे, लेकिन मतदान के बाद वोटों की संख्या 170 से भी ज्यादा थी। जांच हुई तो पता चला कि प्रधान के कहने पर रजिस्टर्ड वोटर से 2 गुने लोगों ने मतदान कर दिया। 90 वोटर की जगह 181 मत के मामले में सेक्टर अधिकारी समेत 6 लोग सस्पेंड किए गए। ऐसी घटनाएं फौरन रोकी जानी जरूरी है, क्योंकि अभी बंगाल में 5 चरण का मतदान बाकी है। अगर आगे भी ईवीएम नेताओं के घरों और कारों से मिलती रही तो जनता जो बढ़ चढ़कर वोट डालती है, उसे लगेगा क्या करेंगे वोट डालकर, जब ईवीएम ही नेताओं के पास चली जाती है। लोकतंत्र में इस भरोसे की कमी को रोकने के लिए चुनाव आयोग को पूरे इलेक्शन प्रोसेस पर कड़ी निगरानी जवाबदेही के साथ करनी चाहिए। यही आज के इस मुद्दे की दस्तक है। पूर्वांचल का माफिया डॉन मुख्तार अंसारी इस वक्त बहुत घबराया हुआ है। यूपी की पुलिस उसे पंजाब के रोपड़ से लेकर मऊ जा रही है। मुख्तार अंसारी और उसके परिवार को डर है कि कहीं विकास दुबे की तरह उसकी भी गाड़ी न पलट जाए। रोपड़ से दोपहर में मुख्तार अंसारी को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस कड़ी सुरक्षा के बीच यूपी के लिए निकली। पानीपत, सोनीपत और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे से होते हुए मुख्तार अंसारी को लेकर यूपी पुलिस यमुना एक्सप्रेस वे पर शाम 7:30 बजे पहुंच गई। इसके बाद यूपी पुलिस का काफिला आगरा लखनऊ के बीच ताज एक्सप्रेस वे से होकर
इटावा औरैया होते हुए बांदा पहुंचेगा। इस वक्त मुख्तार अंसारी को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस की गाड़ियां आगरा से शुरू होने वाले ताज एक्सप्रेसवे पर दौड़ रही और तेजी से बांदा की तरफ जा रही। अभी की ब्रेकिंग न्यूज यह है कि मुख्तार अंसारी का काफिला इस वक्त आगरा और लखनऊ के बीच ताज एक्सप्रेसवे पर दौड़ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि मुख्तार अंसारी का अब क्या होगा? आखिर उसका हिसाब करने को लेकर यूपी सरकार इतनी जल्दी में क्यों है? सर, यहाँ एक माफिया और एक अपराधी को संरक्षण देने का काम ये क्या तरीका है? उत्तर प्रदेश के अंदर ये चीजें नहीं हो पाएंगी और मैं इसीलिए पूछना चाहता हूं कि भाई आप पूछें अपने नेताओं से, राष्ट्रीय नेतृत्व से पूछिए कि उत्तर प्रदेश का गुनाहगार पंजाब में क्यों शरण पाया हुआ है। योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अपराध की इमारतों को ढहाया, उसी रफ्तार से वो अब मुख्तार के गुनाहों का हिसाब करवाएंगे, क्योंकि पूरे 2 साल 2 महीने 12 दिन बाद यानी पूरे 803 दिन बाद कानून के लंबे हाथ उत्तर प्रदेश के माफिया की गर्दन तक पहुंच गए। 57 साल का डॉन मुख्तार अंसारी कानून से बचने के लिए पंजाब भीगी बिल्ली बनकर बैठा हुआ था, लेकिन अब एक बार फिर यूपी की जेल उसकी मेहमान नवाजी के लिए तैयार है। जो माफिया हर सरकार में खुद को कानून से ऊपर समझता था, उसी मुख्तार अंसारी को रोपड़ से बांदा के अपने सफर में विकास जैसे विनाश के खौफ का डर सताता रहा। उसे लगता रहा कि जैसे कानून में बिकरू कांड के आरोपी विकास दुबे की जीप पलटी थी और उसकी जान चली गई थी, ऐसा ही उसके साथ भी हो सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि मुख्तार के गुनाहों का हिसाब जल्दी क्यों करना चाहते हैं योगी? 16 साल पहले ऐसा क्या हुआ था जिसका भुगतान मुख्तार अंसारी को अब करना पड़ रहा है? दोपहर 12 बजे यूपी पुलिस की टीम रोपड़ जेल पहुंची और ठीक 2 घंटे बाद मुख्तार अंसारी को लेकर बांदा जेल के लिए निकल गई। इससे पहले पिछले 2 सालों में मुख्तार को ले जाने की 8 बार कोशिश हुई, लेकिन हर बार वो सेहत, सुरक्षा और कोरोना का कारण बताकर बचता रहा। ये देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस है यहाँ पर, ये एक गाड़ी है उत्तर प्रदेश पुलिस की, ये दूसरी गाड़ी है उत्तर प्रदेश पुलिस की और यहाँ से ये तीसरी गाड़ी है एक्सक्लूसिव मुख्तार अंसारी को लेकर यहाँ निकाला जा रहा है। यहाँ पर ये तीसरी गाड़ी है, यहाँ पर ये एम्बुलेंस है, इसी एम्बुलेंस वैन में मुख्तार अंसारी को रखा गया है, मुख्तार अंसारी को दिखाया गया। ये एक्सक्लूसिव तहसील है, ये देखिए ये मुख्तार अंसारी इस पे लेटा हुआ है, मुख्तार अंसारी इसके अंदर लेटा हुआ इस एम्बुलेंस में। 8 जनवरी 2019 को मोहाली के एक बड़े बिल्डर की शिकायत पर पंजाब पुलिस ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ 10 करोड़ की फिरौती मांगने का केस दर्ज किया, जिसके बाद 21 जनवरी 2019 को मोहाली पुलिस मुख्तार अंसारी को प्रोडक्शन वारंट पर उत्तर प्रदेश से मोहाली ले आई और बाद में उसे न्यायिक हिरासत में रोपड़ जेल भेज दिया गया। इसके बाद मुख्तार को उत्तर प्रदेश ले जाने की हर संभव कोशिश हुई, जिसके जवाब में पंजाब पुलिस ने मुख्तार अंसारी की बीमारियों और डॉक्टर की सलाह का हवाला दिया। अपने सहयोगी और शार्प शूटर रहे मुन्ना बजरंगी की बागपत जेल में हुई हत्या के बाद से ही मुख्तार अंसारी घबरा गया था। उसने ऐसा प्लान रचा कि वो उत्तर प्रदेश के इस बांदा जेल से पंजाब किसी तरह चला जाए। वो उसमें सफल हुआ जब उसने पंजाब में अपने ऊपर एक फिरौती का और रंगदारी मांगने का केस दर्ज करवाया। पंजाब पुलिस आई और इसी बांदा जेल से मुख्तार अंसारी को पंजाब ले गई और 2 सालों तक मुख्तार अंसारी लगातार कानून को छकाता रहा। मुख्तार ने अपने सियासी रसूख का भरपूर फायदा उठाया और वो बचता रहा, जबकि उसके खिलाफ हत्या, दंगा भड़काने, रंगदारी मांगने जैसे गंभीर मामलों में 50 से ज्यादा केस दर्ज हैं। मुख्तार अंसारी का साल 2017 का चुनावी हलफनामा भी बताता है कि गाजीपुर, लखनऊ और मऊ में उसके खिलाफ 13 केस दर्ज हैं। हत्या, धोखाधड़ी और आर्म्स एक्ट के तहत उस पर 5 केस अदालत में चल रहे हैं। इसके अलावा टाटा के एक अदालत उसे दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट 10 साल की सजा और 5.5 लाख रुपए का जुर्माना लगा चुकी है।
उत्तर प्रदेश पुलिस का कहना है कि ऐसे संगीन मामलों से बचने के लिए ही मुख्तार अंसारी ने पंजाब की रोपड़ जेल में पनाह ली, लेकिन उसकी ये चाल योगी सरकार की सख्ती से नाकाम हो गई। प्रदेश के अंदर अपराधी और माफियाओं के लिए कोई जगह नहीं होगी, कोई जगह नहीं होगी। कानून अपने तरीके से इनसे निपटने का काम भी करेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि योगी आदित्यनाथ मुख्तार के गुनाहों का जल्द से जल्द हिसाब क्यों करना चाहते हैं? गाजीपुर, मऊ और वाराणसी में क्यों मुख्तार की अवैध संपत्तियां तेजी से गिराई जा रही हैं? दावा है इन सवालों का जवाब 16 साल पहले की एक घटना है। साल 2005 में जब मऊ में दंगे हुए थे, तब मुख्तार अंसारी को खुली गाड़ी में दंगे वाली जगहों पर घूमते हुए सभी ने देखा था। आरोप लगा कि दंगों को भड़काने का काम मुख्तार अंसारी नहीं किया था। इन दंगों के बाद योगी आदित्यनाथ ने मुख्तार अंसारी को चुनौती दी थी कि मऊ आकर वो पीड़ितों को इंसाफ दिलाएंगे, लेकिन उन्हें मऊ जिले में डोरी घाट में रोक दिया गया। उस वक्त योगी गोरखपुर से सांसद थे। इसके 3 साल बाद साल 2008 में योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ आ रहे थे, तब उनके काफिले पर हमला हुआ। उनकी गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई। उपद्रवियों ने आगजनी की भी कोशिश की। योगी आदित्यनाथ ने तब संकेतों में हमला करवाने वालों की तरफ इशारा भी किया था। इस हमले के पीछे मुख्तार का नाम सामने आया, लेकिन ये आरोपी रहे। लेकिन साल 2017 में यूपी की कमान संभालते ही योगी ने माफियाओं के खिलाफ अभियान छेड़ दिया और मुख्तार अंसारी के बुरे दिन शुरू हो गए। रोपड़ से अरविंद ओझा और सत्येंद्र चौहान के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। मुख्तार अंसारी के दादा स्वतंत्रता सेनानी थे और नाना ब्रिगेडियर। फिर मुख्तार अंसारी माफिया डॉन कैसे बन गया? जरा देखिए मुख्तार अंसारी के डॉन बनने की पूरी कहानी। वो लोगों के नजर में बाहुबली है, जनता के नजर में नहीं। बाहुबली उनको हम ही लोगों ने बनाया है, ना कि वो कहीं से बन के आए। हम लोग के लिए वो हीरो है। बाहुबली से तो हम आसानी से काम ले लेते हैं। बाहुबली होना बहुत जरूरी है। अगर ताकत नहीं होगी तो हमारा काम कराएंगे। जो गरीब उनके दर पे चला आता है, खाली हाथ वापस नहीं आता है। शादी भी आओ, कोई बीमार पड़ गया हो, देता तब ना वादा करके मुकर जाते हैं, मगर ये कभी वादा करके मुकरे नहीं है, उससे ज्यादा ये कर देते हैं। हमारा ये मकसद नहीं है कि हम बाहुबली को वोट दें, हम दम नहीं चाहते, लेकिन नेता को उस हिसाब से रहना पड़ेगा, वो जनता को सुनना पड़ेगा। असल बाहुबली तो जो हमारे सरकारी पदों पे बैठे हुए हैं वो असल बाहुबली है। नेता नेता होता, नेता को जनता की चिंता होती है, बाहुबली को क्या चिंता होती है? डर की वजह से वोट तो पा जाते हैं, लेकिन वो वर्क नहीं उतना अच्छा करते हैं। अब बाहुबली को आप टिकट देंगे, हमारे पास कोई विकल्प नहीं रहेगा तो हम किसको वोट दें? जनता बाहुबली को वोट नहीं देती, जनता पार्टी को वोट देती है। जनता को जब हक मिला है सरकार चुनने का, अच्छे लोगों को चुनने का, तो क्यों नहीं वो लोग काम कर रहे हैं भाई? क्यों अपराधी किस्म के लोगों को चुनते हैं? वादे के पक्के होते हैं, जो भी वादा किए हैं, जितना भी अवाम से वादा किए वो पूरे खड़े उतरते हैं। नेता से अच्छे नहीं, बहुत अच्छे हैं। मुख्तार अंसारी जितना ऊंचा कद, उससे भी ऊंचे उससे जुड़े विवाद। रौबदार मूंछों वाला ये विधायक आज भले ही व्हीलचेयर के सहारे हो, लेकिन मऊ और उसके आसपास के इलाके में मुख्तार अंसारी की तूती बोलती है। आज भले ही मुख्तार अंसारी के ठिकानों को जमींदोज किया जा रहा हो, लेकिन कभी वक्त था जब पूरा सूबा मुख्तार से कांपता था। मुख्तार अंसारी गुनाह पे नाश करता है और मुख्तार अंसारी इस बात का ऐलान करके जाता है। बीजेपी को छोड़कर उत्तर प्रदेश की हर बड़ी पार्टी में शामिल रहा मुख्तार अंसारी विरोध करता है तो हम तो रहबे करेंगे ना। पिछले 24 साल से लगातार उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंच रहा है। 1996 में बीएसपी के टिकट पर जीतकर पहली बार विधानसभा पहुंचने वाले मुख्तार अंसारी ने 2002, 2007, 2012 और फिर 2017 में भी मऊ से जीत हासिल की। इनमें से आखिरी 3 चुनाव उसने देश की अलग अलग जेलों में बंद रहते हुए लड़े और जीते। राजनीति की इसी ढाल ने मुख्तार को जुर्म की दुनिया का सबसे खरा चेहरा बना दिया और हर संगठित अपराध में उसकी जड़ें गहरी होती चली गई। लेकिन सियासी अदावत से ही मुख्तार अंसारी का नाम बड़ा हुआ। वो साल था 2002 जिसने मुख्तार की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया।
इसी साल बीजेपी के विधायक कृष्णानंद राय ने अंसारी परिवार के पास साल 1985 से रही गाजीपुर की मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट छीन ली, लेकिन कृष्णानंद राय विधायक के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। 3 साल बाद यानी साल 2005 में उनकी हत्या कर दी गई। कृष्णानंद राय एक कार्यक्रम का उद्घाटन करके लौट रहे थे। उस वक्त उनकी गाड़ी को चारों तरफ से घेरकर अंधाधुंध फायरिंग की गई। यह हमला एक ऐसी सड़क पर हुआ था जहां से न तो दाएं जाने का रास्ता था और न ही बाएं जाने का रास्ता। उन पर 500 राउंड AK-47 से गोलियां दागी गईं। इसमें कृष्णानंद राय और उनके 7 साथी मारे गए थे। सारा काम किया है। गाजीपुर में अपनी पुरानी पारिवारिक सीट हार जाने से मुख्तार अंसारी नाराज था। ये बात सब जानते थे। कृष्णानंद राय के परिवार ने सीधे मुख्तार अंसारी पर उंगली उठाई और हत्या के वक्त जेल में बंद मुख्तार को इस हत्याकांड नामजद कर लिया गया। लेकिन खौफ के आगे इंसाफ की गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकी। बाद में इस केस की जांच यूपी पुलिस से लेकर CBI को दी गई। कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केस 2003 गाजीपुर से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया, लेकिन गवाहों के मुकर जाने से ये मामला नतीजे पर नहीं पहुंच सका। दिल्ली की स्पेशल अदालत ने पिछले साल फैसला सुनाते हुए कहा, अगर गवाहों को ट्रायल के दौरान विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2018 का लाभ मिलता तो नतीजा कुछ और हो सकता था। तो गवाहों का अकाल पड़ने से मुख्तार अंसारी जेल से छूट गया। मुख्तार भले ही जेल में रहा, लेकिन उसका गैंग हमेशा सक्रिय रहा। लेकिन योगी सरकार आने के बाद उसके बुरे दिन शुरू हो गए। मुख्तार अंसारी पर उत्तर प्रदेश में 52 केस दर्ज है। यूपी सरकार की कोशिश 15 केस में मुख्तार को जल्द से जल्द सजा दिलाने की। योगी सरकार अब तक अंसारी और उसके गैंग की 192 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियों को या तो ध्वस्त कर चुकी है या फिर जब्त। मुख्तार गैंग की अवैध और बेनामी संपत्तियों की लगातार पहचान की जा रही है। मुख्तार गैंग के अब तक 96 अभियुक्त गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिनमें से 75 गुर्गों पर गैंगस्टर की कार्रवाई हो चुकी है। कुल मिलाकर मुख्तार अंसारी योगी सरकार के टारगेट पर है, जिससे मुख्तार के परिवार को डर लग रहा है। रोपर से अरविंद ओझा और सत्येंद्र चौहान के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। तो दस्तक में आज के लिए इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई दस्तक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।